मॉर्निंग सीएचओ बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को पता है, सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल ने एक एडवाइजरी जारी करी है। एक डिसीज़ का आउटब्रेक नोट किया गया है साउथ अफ्रीका कंट्री में। हम बोला, तुम बोला, कौन बोला? बोला, इबोला नहीं, इबोला। इबोला एक वायरल डिसीज़ है। आइए आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इबोला वायरल डिसीज़ क्या होती है, कैसे फैलती है, इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है और भारत सरकार इसके बारे में क्या कर रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो शुरू करने से पहले मेडिकल डिस्क्लेमर। आम हेल्पलाइन चैनल पर दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, न कि चिकित्सीय सलाह, निदान या उपचार के लिए। यह सामग्री केवल आसाज, मितानिन, सहिया तथा एएनएम स्टाफ नर्सेस अथवा बीएससी और एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स अथवा छात्रों के लिए सामान्य शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इबोला रोग के संदर्भ में या संबंध में चिकित्सा पत्रिकाओं, प्रकाशनों और चिकित्सा पुस्तकों का संदर्भ लें। आगे बढ़ने से पहले चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञों से चिकित्सीय सलाह लेने में कभी भी लापरवाही न करें या देरी न करें। ठीक है, इस जानकारी का उपयोग अपने जोखिम पर करें, क्योंकि यह केवल शैक्षिक उद्देश्यों के हिसाब से यह वीडियो बनाया गया है। धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। इबोला के लिए जानकारी रखिए कि इसकी जानकारी ही बचाव है। तो आगे चलते हैं पहली स्लाइड पे। इबोला क्या है? इबोला वायरस रोग, ईवीडी भी कहते हैं इसको, एक गंभीर और अक्सर जानलेवा वायरल बीमारी है जो फिलोवेरिडी परिवार से संबंधित इबोला वायरस के कारण होती है। यह संक्रमित शरीर के तरल पदार्थों, यहाँ जब तरल पदार्थों की मैं बात करता हूँ तो इसमें जो है लार या थूक का आना, उसका जो है पसीना निकल सकता है, उसका मूत्र निकल सकता है, मल निकल सकता है, वीर्य निकल सकता है, और उन सभी में ये जो है वायरस पाया जाता है। यहाँ तक कि जो धात्री माताएं हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो उस दूध में भी ये वायरस ट्रेवल कर सकता है। दूषित वस्तुओं के द्वारा ये जो है संक्रमित कर सकता है, और संक्रमित व्यक्ति और जानवरों के सीधे संपर्क में आने से ये फैल जाता है। ठीक है, इबोला का प्रकोप मुख्य रूप से कांगो लोकतांत्रिक राज्य, ठीक है, इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी कहते हैं, वहाँ युगांडा, गिनी और सूडान जो है आसपास के अफ्रीकी देशों में, उनमें ये मुख्य रूप से ये प्रकोप पाया गया है। प्रकोप का मतलब यहाँ आउटब्रेक से है। ठीक है, तो अगर मैं आगे भविष्य में प्रकोप शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो उसको आउटब्रेक आप समझिएगा। यदि संक्रमण की रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है तो यह बीमारी जन समुदायों और स्वास्थ्य केंद्रों में तेजी से फैल सकती है। तो आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। इबोला के वायरस के बारे में सभी सीएचओ बंधुओं को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये वायरल डिसीजेस जो है बहुत ही खतरनाक होती है। तो फिलहाल जो है हम लोग जो है देखते हैं, बाएं तरफ आप देख पा रहे हैं इबोला वायरस का स्ट्रक्चरल डायग्राम है। ठीक है, इसका जो खतरनाक एरिया है पॉलीमरेज एल। ठीक है, पॉलीमरेज जो को फैक्टर जो उसके सिर में आप देख पा रहे हैं, जहाँ से ये, ठीक है, अपने आप को इन्फेक्शन करने के लिए रेप्लिकेट करते हैं, VP35 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर VP30 है। ठीक है, इसके अंदर जो वायरल का जो स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन आपको दिखाई दे रहे होंगे और SSRNA जो जीनोम दिखाई दे रहा है, यही राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के जीनोम जो है, ठीक है, होस्ट के जो मैकेनिज्म है उसको उसके अंदर घुस करके जो है रेप्लिकेट करते हैं, और जल्दी से जो है ये वायरस अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ा लेते हैं। तो सरफेस पे आपको ग्लाइको प्रोटीन दिखाई दे रहा है, एनवलप दिखाई दे रहा है, इनकी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है। ये रेड रंग के या ऑरेंज कलर के डॉट्स जो है VP24 दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, मेन चीज जो है
कि इनकी जो है वायरुलेंस बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो फिलहाल जो है इबोला की जो फुल फॉर्म है इबोला आर्थो बोला वायरस की जो प्रजातियां जो है पाई जाती हैं, तो ये फिलहाल 6 जो है ज्ञात स्पीसीज जो है या प्रजातियां पाई गई हैं। इसमें आर्थो इबोला वायरस जेरेंस है। जिस स्थान पे ये पाए गए हैं उसके स्थान से इनका नामकरण किया गया है, तो जेरेंस स्थान पे पाए जाने इबोला वायरस को आर्थो इबोला वायरस जेरेंस नाम दिया गया है। इसी प्रकार से सूडान में पाए जाने वाले को आर्थो इबोला वायरस सूडानेंस कहा गया है। उसी प्रकार से रेस्टोन एक जगह है, रेस्टोन एक जगह पे जो है पाए जाने वाले इबोला वायरस को आर्थो रेस्टोनेंस कहा गया है। ताइयंस ताई वहाँ एक जंगल है या वन है, वहाँ पे ये वायरस जो है पाया गया था। जो बैट चमगादड़ हैं जो फल खाते हैं, तो उन वनों में ये जो है आर्थोथाइयंस पाया गया है। ठीक है, आर्थो बम्बालियंस, बम्बाली एक जगह है जहाँ पे ये वायरस पाया गया, तो उसका नाम जो है आर्थो इबोला वायरस बम्बालियंस रखा गया है। और जो छठा जो जिसके आउटब्रेक या जिसका प्रकोप अभी निकल के आ रहा है रिसेंट 2026 में, तो वो आर्थो इबोला वायरस बूंदी बुजियो है। ठीक है, तो ये कहाँ पे नोट किया गया है, ये युगांडा और कांगो का जो लोकतांत्रिक राज्य है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये वहाँ पे पाया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। इबोला वायरस का इतिहास। इबोला एक जो है दुर्लभ बीमारी है, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा ये 1976 में अफ्रीका के जायरे, जो पूर्व का नाम है लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो है जायरे नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी किंशासा थी या है समझ लीजिए। तो ये बचपन में हम सभी ने पढ़ा हुआ है, जायरे के नाम से इस देश को जाना जाता था। तो इस देश में जो है आर्थो इबोला वायरस जो है इबोला का कारण बनने वाला एक वायरस की जो है पहचान की गई है। इसके बाद इसका प्रकोप जो है आउटब्रेक नियमित रूप से होता रहा है सन 1976 के बाद से। इबोला का जो सबसे बड़ा आउटब्रेक या प्रकोप है 2013 से 2016 के बीच में हुआ था। इसमें कुल मिलाकर दुनिया भर में 28,652 मामले जो है सामने आए थे, और 10 देशों में इसकी जो है व्यापकता या कह लीजिए इसमें जो डेथ हुई थी 11,325 मौत या मृत्यु दर्ज की गई थी। ठीक है, तो ये जो है क्लीवलैंड क्लिनिक, जो मैंने इसका लिंक भी दिया है, ये वहाँ से मैंने इस सोर्स से लिया हुआ है। सबसे जो खतरनाक है वायरुलेंस मैंने आपको बताया था। मृत्यु दर जो है केस फैटेलिटी या मॉर्टेलिटी कह लीजिए इसको, आउटब्रेक जो है और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर अगर हम इसे देखें तो ये 50 से 60% जो है मृत्यु का कारण हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इबोला वायरस रोग का आउटब्रेक 2026, मैं 26 की बात कर रहा हूं कि अभी जो है दिनांक 17 मई 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में जो है ये बूंदी बुगियो वायरस के कारण जो है फैले इबोला रोग के प्रकोप को जो है अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसको घोषित की हुई है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया है। ठीक है, यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला का जो है 17वां प्रकोप है, यानी 17वां आउटब्रेक है। ठीक है, डिसीज का आउटब्रेक होता है, तो ये 17वां आउटब्रेक नोट किया गया है। और ये जो बूंदी बायो वायरस है इसके कारण होने वाला यह दूसरा प्रकोप है। ये तो आउटब्रेक जो है ये बूंदी बायो जो वायरस है उसके कारण ये दूसरा आउटब्रेक हमारे यहाँ नोट किया जा रहा है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो है 2 जीनोम जो है निकाले गए हैं। ठीक है, और इनकी जो जीनोम सीक्वेंसी जो उससे पता चलता है कि ये जो 2007 और 2012 के जो पुराने या पिछले जो बूंदी बायो वायरस थे या उनके आउटब्रेक से ये थोड़ा सा भिन्न है या ठीक है अलग है। तो नीचे आप चार्ट देख लीजिए कि 1976 में जो है इबोला वायरस जो है पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये 1995 में इसका एक आउटब्रेक नोट किया गया, फिर 2000
में आउटब्रेक नोट किया गया। फिर ये 2000 जो है 14 से 16 में जो आउटब्रेक नोट किया गया था। उसके बाद जो है 2018 से लेके 20 में जो है, ठीक है, आउटब्रेक नोट किया गया था और इसमें सबसे ज़्यादा जो है 66% जो है फेटल केसेस थे। अभी जो है 2026 में दोबारा से इसका आउटब्रेक यानी कि प्रकोप जो है नोट किया गया है। तो आगे चलते हैं। जो प्रेजेंट स्थिति यानी जो अद्यतन स्थिति है या जो करंट स्टेटस है वो मैंने सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की वेबसाइट है, आप लोग भी जा करके इसको चेक कर सकते हैं। तो 28 मई 2026 तक का डेटा मैंने इसमें लिया हुआ है। तो इसके हिसाब से जो 5 मई है दिनांक 2024 की अगर हम बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो है क्या किया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ के अंदर जो एक इटूरी प्रांत है, मैं आपको नक्शे में भी दिखाऊंगा आगे। तो उसमें मंगबालू जो है स्वास्थ्य यानी हेल्थ एरिया में एक अज्ञात बीमारी के उच्च मृत्यु दर वाले प्रकोप की सूचना मिली, यानी कि वहाँ जो है मंगवाली डिस्ट्रिक्ट में जो है या प्रोविंस में जो है एक आउटब्रेक नोट किया गया। ठीक है, ये 5 मई की 2026 की घटना है जो WHO ने नोट करी। फिर दिनांक 15 मई को जो है इन्होंने जो है 13 नमूने में से 8 में जो है RT-PCR, जो हम लोगों ने कोरोना के समय में आप लोगों को जानकारी होगी कि RT-PCR के द्वारा जो है वायरस की जांच की जाती थी, कोरोना वायरस की। तो उसमें जो है 13 में से 8 में RT-PCR की जब जांच की गई तो ठीक है, ये बूंदी बुजियो वायरस जो है BVD की जो है पुष्टि की गई, कंफर्म किया गया। फिर 15 मई के बाद जो 18 मई जो है 2026 को अफ्रीका का जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने इस आउटब्रेक को जो है महाद्वीपीय सुरक्षा यानी कि पूरे कॉन्टिनेंटल सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा आपातकाल यानी कि हेल्थ इमरजेंसी नोट किया। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ कॉन्टिनेंटल कंसर्न इसको जो है अफ्रीकन जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने इसको डिक्लेयर किया। ठीक है, अब जो 27 मई 2026 तक की जो डेटा हमारे पास सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल से निकल के आ रहा है, तो ये कह रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कुल 1077 संदिग्ध मामले आए, जिसमें से 121 जो है पुष्ट मामले थे और जिसमें से 246 जो है संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं और 17 जो है पुष्ट यानी कि कंफर्म्ड डेथ्स हो चुकी हैं अभी तक। और युगांडा में जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जो है कुछ यात्रा करके जो लोग वहाँ गए थे उसमें जो है एक मौत की यानी डेथ की कंफर्मेशन आई है और 7 जो है कंफर्मेशन के मामले वहाँ नोट किए गए हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोग ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की वेबसाइट के हिसाब से। एक जो है 17 मई को जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो है एक अमेरिकी व्यक्ति जो है मरीजों की देखभाल कर रहा था और देखभाल करते समय जो है उसमें जो संक्रमण हुआ और इबोला बुंडी बायो बुगियो जो है वायरस की उसकी पुष्टि हुई। पुष्टि होने के बाद उसके साथ में जो संपर्क में जो लोग भी थे और उसको जो है इलाज के लिए जर्मनी भेज दिया गया है। तो ये फिलहाल जो है अद्यतन स्थिति थी, करंट स्टेटस था मेरे पास 27 मई 2026 तक की सूचना के अनुसार, जो सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल की वेबसाइट पे उपलब्ध है। आगे चलते हैं। आगे जो मैंने आपसे कहा था कि नक्शे में अगर आप देखेंगे तो बाईं तरफ जो है नक्शे में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें बिल्कुल बीचों बीच एरो से दिखाई दे रहा होगा, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो का दिखाई दे रहा है। ठीक है, दाहिनी तरफ यही जूम किया हुआ है मैप, अगर आप देखें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जो ये लाइट पिंक और डार्क ब्राउन कलर का जो ये नक्शा है, ये यहाँ पे जो है आउटब्रेक जो है नोट किया गया है। तो इटूरी जगह आप देख पा रहे होंगे जो डार्क ब्राउन में है। नॉर्थ किवू और साउथ किवू में भी ये आउटब्रेक नोट किया गया है। क्योंकि कॉन्गो की जो अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है या बाउंड्री वॉल समझ लीजिए, उस युगांडा के साथ भी मिलती है।
तो एक देश से दूसरे देश आवागमन का कार्य चलते रहता है। तो कुछ लोग जो है कांगो से जो है युगांडा गए थे, तो कंपाला जो है, जो युगांडा की राजधानी है, उसमें भी जो है दिनांक 27 मई 2026 के हिसाब से जो है वो बता रहा है कि युगांडा की राजधानी में भी जो है 5 केस जो है कंफर्म्ड वायरस के पाए गए हैं। तो फिलहाल की ये मानचित्रीय विवरण मैंने आपको दिखाया कि कांगो में जो है आउटब्रेक हुआ और ये आउटब्रेक निकल करके जो है युगांडा में और युगांडा की राजधानी कंपाला में फैल चुका है और वहाँ पे भी 5 लोग इस रोग से यानी कि इबोला वायरस से ग्रसित पाए गए हैं। आगे चलते हैं। अन्य देशों द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियां यहाँ बचाव के मेजर्स यानी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 17 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है के बारे में कंसर्न घोषित किया गया। आपातकाल इसको कहा गया, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के रूप में इसको घोषित किया है। और अफ्रीकन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने ही 18 मई को महाद्वीपीय सुरक्षा यानी कॉन्टिनेंटल जो है महाद्वीप की जो सुरक्षा के लिए जो है आपातकाल इसको स्वास्थ्य का यानी मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ठीक है। और 18 मई 2026 को पूर्वी और मध्य अफ्रीका में चल रही इबोला के प्रकोप के बीच जो अमेरिकन जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है और DHS ने जो है वहाँ पे क्या किया है, अमेरिका में प्रवेश को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात जो है एंट्री पॉइंट्स, जो उन्नत यात्रा जो जांच है उसको शुरू कर दिया है, आरंभ कर दिया है। प्रवेश प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है। और सार्वजनिक जो स्वास्थ्य उपाय जो है प्रिवेंटिव हेल्थ के मेजर्स जो है उनके उपाय लागू किए गए हैं। इसमें से मुख्यतः जो है नीचे मैंने आपको बताने के लिए कोशिश किया है, 4 पॉइंट्स हैं। क्षेत्र में इबोला प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच और यात्री निगरानी को बढ़ाया जाए। ठीक है। गैर अमेरिकी पासपोर्ट धारकों यानी कि जो नॉन अमेरिकन जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके भी प्रवेश पे प्रतिबंध लगाया जाए यदि वो 21 पिछले 21 दिनों में युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो है कांगो या दक्षिणी सूडान में रहे हैं। तो जो व्यक्ति जो 21 दिनों पिछले 21 दिनों में इन देशों की यात्रा में या यहाँ पे गए हैं तो उनके गैर अमेरिकी पासपोर्ट धारकों के ऊपर भी अमेरिका ने ठीक है प्रतिबंध लगाया है। इबोला वायरस के संपर्क में आए यात्रियों की पहचान और प्रबंधन के लिए एयरलाइंस अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और प्रवेश बंदरगाहों के जो अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एडवाइजरी उन्होंने जारी करी है कि पॉइंट ऑफ एंट्रेंस यानी कि पॉइंट ऑफ एंट्री पे भी रोक लगाया जाए और पोर्ट और एयरपोर्ट्स पे भी जो है सघन जो है अभियान चला करके जो है इस तरीके के मरीजों की स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए। देश भर में बंदरगाह और जो हेल्थ सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म है या सर्विसेज है उनको बढ़ाया जाए। संपर्क ट्रेसिंग यदि कोई पॉजिटिव आ जा रहा है तो किन किन लोगों से संपर्क में था तो उसको संपर्क ट्रेसिंग किया जाए। लेबोरेटरी उन्होंने जो कैपेसिटी है उसको कहा है बढ़ाने के लिए, तो प्रयोगशाला परीक्षण की जो क्षमता है या कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा और अस्पताल की तैयारियों को बढ़ाए जाने के निर्देश जो है अमेरिकन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने दिए हैं। और दो दो देश हैं जो आप नीचे देख पा रहे होंगे, येलो में मैंने हाईलाइट किया है। बहरीन और जॉर्डन ने जो है प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर पूर्णतया रोक लगा दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से या युगांडा से या दक्षिणी सूडान से आ रहा है तो वहां से पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, बहरीन और जॉर्डन द्वारा। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार ने क्या क्या इसके लिए जो है प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, तो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उपाय आइए पढ़ते हैं। ठीक है। ईवीडी यानी इबोला वायरल डिसीज या वायरस डिसीज के प्रकोप से यानी आउटब्रेक से निपटने के लिए जो है और तैयारी के लिए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ICMR और NCDC के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं।
तो फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के साथ में भारत सरकार ने एक संयुक्त बैठक आयोजित की है। संक्रमण नियंत्रण अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है और उन्हें बेहतर स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए जागरूक किया गया है कि किस तरीके से जो है हम स्क्रीनिंग के मैकेनिज्म को और बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक हितधारक के लिए मानक संचालन प्रतिक्रियाएं, प्रत्येक होल्डर के लिए यानी एवरी इंडिविजुअल के लिए क्या है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार कर दिया गया है कि कौन व्यक्ति क्या करेगा, उसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। ईवीडी यानी इबोला वायरल डिसीज पर सीडी यानी कम्युनिकेबल डिसीज के जो मैकेनिज्म है उसको अलर्ट पे रखा गया है और उसको अपडेट करने के लिए कहा गया है और रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म भी डेवलप कर दिया गया है। आईडीएसपी यानी कि इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस प्रोजेक्ट को भी जो है एनसीडीसी के साथ जो है पीएचईओसी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, इमरजेंसी के लिए जो संस्था काम कर रही है समन्वय के साथ में, उसको भी कहा गया है कि आप इस स्थिति पे कड़ी निगरानी रखें और आईडीएसपी के माध्यम से जो है रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म जो है सशक्त करें, ठीक है, तथा कोई भी संभावित केस या आउटब्रेक को उसको रोका जा सके। तो फिलहाल के लिए इतना है, आगे चलते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को इबोला के बारे में क्यों जानना चाहिए? वाई सीएचओ शुड हैव नॉलेज अबाउट इबोला, ठीक है। तो सीएचओस का मैं इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ ये, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशली सीएचओस और एएनएम और आशा वर्कर्स जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण या सिग्निफिकेंट रोल होता है। वो लोग क्या है, एक जो है कम्युनिटी और हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज यानी कि पुल का काम करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, समुदाय को और स्वास्थ्य विभाग को। तो ये जो ब्रिज का काम है इस वजह से सीएचओ की यहाँ भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आगे देखा जाए तो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में, कम्युनिटी एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में जो कार्यरत सीएचओ हैं वो निम्नलिखित जो है कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। संदिग्ध मामलों की शीघ्र पहचान करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा अपने गांव में आएगा और अगर कोई सस्पेक्टेड केस आता है तो उसकी अगर पहचान सीएचओ कर सकते हैं और अगर करते हैं और तो बहुत बड़े आउटब्रेक को वो रोकने में कामयाब होंगे। सामुदायिक जागरूकता और परामर्श प्रदान करना, ठीक है, सामुदायिक जागरूकता और परामर्श प्रदान करना, तो लोगों को इसके बारे में अवेयर करना होता है कि किस प्रकार की ये बीमारी है, ठीक है, उनकी काउंसलिंग करना कि किस तरीके के सिम्टम्स जो है निकल के आएंगे अगर कोई बाहर से यात्रा करके आपके गांव में आ रहा है। तो लोगों को इसके बारे में अगर आप जागरूक कर दे रहे हैं कि ये सिम्टम्स होंगे, इस तरीके से ये व्यक्ति जो है संक्रमण फैलाएगा और इससे बचने के क्या क्या रोकथाम की क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट उसी से संबंधित है, संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण यानी कि आईपीसी करना, ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है, कंट्रोल मेजर्स लेना जो है, अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी रेफरल और रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म जो है सीएचओ को करना पड़ेगा। घबराहट और गलत सूचना को रोकना, ठीक है, कई कई बार लोग जो है घबराहट में गलत सूचना ले लेते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, असमंजस वाली स्थिति होती है और सबसे ज़्यादा जो है अफवाह इस समय में ज़्यादा फैलती है। तो किसी भी प्रकार की जो है अफवाह में न पड़ते हुए जनता को जागरूक करते हुए जो है इस बीमारी को रोकना बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल आता है सीएचओ का। अग्रिम स्वास्थ्य कर्मियों, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीएचओ के साथ साथ जो है एएनएम और आशा भी कार्यकर्ती जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे काम करती हैं। तो एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईच एंड एवरी सीएचओ को मिली हुई है कि वो अपने साथ काम करने वाले एएनएम और आशा कार्यकर्तियों को भी इस इबोला वायरस के
जो लक्षण हैं और उनके बारे में बताए, संक्रमण के मोड के बारे में बताए कि कैसे ये संक्रमण एक दूसरे व्यक्ति से कैसे हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं, बचाव के क्या क्या तरीके हैं, तथा आवश्यकता पड़ने पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि पीपीई किट्स का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक सीएचओ को अवश्य जानकारी में होना चाहिए। आगे चलते हैं इबोला के कारण। आइए देखते हैं। इबोला रोग जो है इबोला वायरस के कारण होता है और मनुष्य जो है निम्न तरीकों से संक्रमित हो सकते हैं। मैं आपको इसको पिक्चर मोड में भी आगे दिखाऊंगा। तो इबोला जो है वायरस है, ठीक है। आगे पिक्चर में आपको मैं विस्तृत रूप से दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये फैलता है। फिलहाल बिंदुवार जो देखें तो ये संक्रमित जंगली जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है। मनुष्य में ये जो है रिजर्वायर में नहीं रहता है, ठीक है। ये जानवरों से संपर्क में आता है जो संक्रमित हो चुके हैं इस इबोला वायरस से। संक्रमित व्यक्तियों के रक्त ब्लड या उनके जो शारीरिक तरल पदार्थ, मैंने पहले आप बताया कि उनके लार या थूक हो सकता है, पसीना हो सकता है, ठीक है। और उनका मूत्र हो सकता है, उनका जो है वीर्य हो सकता है, उनका जो है मल भी हो सकता है, या अगर कोई धात्री महिला स्तनपान करा रही है तो उसके दूध के थ्रू जो है संक्रमण दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज में एक चीज और भी है कि जो वहाँ मृत व्यक्तियों को दफनाने की जो प्रथा है उसके जो तौर तरीके हैं, अगर उसमें लापरवाही अगर बरती जाती है तो मृत व्यक्ति भी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। तो ये जो है असुरक्षित शव दफन की जो प्रथाएं चलती हैं, कई कई बार समुदाय विशेष में भी होती हैं, तो अगर उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स या सावधानी न बरती जाए तो एक शव से भी जो है मृत व्यक्ति के शव से भी एक स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है दूषित सुइयों या चिकित्सा उपकरण के आने से, ठीक है। इन्फेक्टेड जो नीडल्स होती हैं या हमारे जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं उनके संपर्क में आने से भी जो है एक स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं विस्तृत रूप से। मैंने कहा था पिक्चर मोड में आपको मैं दिखाऊंगा। तो अगर आप ये ध्यान से देखें कि ये ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्थो इबोला वायरस कैसे ये फैलता है, उसका जो है डब्ल्यूएचओ ने पिक्चर मोड में समझाने की कोशिश की है। बाएं तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में खास तौर पे ये लाइबेरिया, गिनी और सूडान, जायरे या कॉन्गो कह लीजिए, वहाँ पे पेड़ों में फल जो लगते हैं उसको वो चमगादड़ की एक प्रजाति खाती है। और वो जब चमगादड़ की प्रजाति इन फलों को खाती है तो चमगादड़ जो है वो रिजर्वायर होते हैं इस इबोला वायरस के। तो वो जब खाते हैं तो उनकी लार जो है उस फल पे लग जाती है और वो फल अगर टूट टूट के अगर नीचे गिरते हैं तो उसको जो है स्तनधारी जानवर जैसे कि हिरन हो गया, सुअर हो गया, गोरिल्ला हो गए, चंपांजी हो गए, या कोई अन्य जानवर जो उस फल को खाता है तो वह वायरस के थ्रू संक्रमित हो जाता है। कई कई बार चमगादड़ चूंकि वो भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, स्तनधारी आते हैं, तो वो उस पेड़ से जो है मूत्र कर देते हैं। जब यूरिन कर देते हैं तो उन यूरिन के थ्रू भी जो है कई कई बार ये वायरस जो है नीचे जो जानवर उस फल को खा रहे होते हैं या कोई चर रहे होते हैं तो उनको भी संक्रमित कर देता है। तो पहला जो पॉइंट है मैं आपको पॉइंट वाइज बताना चाहूँगा कि वायरस का रिजर्वायर जो है फ्रूट बैट्स होते हैं, यानी कि फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं। द वायरस मेंटेन इटसेल्फ इन फ्रूट बैट्स, यानी कि वायरस अपने आप को इस इन चमगादड़ में ही, ठीक है, सुरक्षित रखता है और उनमें ये कोई सिम्टम्स नहीं आते। वायरस जो है उनको कोई किसी भी प्रकार का नुकसान या हानि नहीं पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट है एपिजोटिक्स इन एनिमल। तो इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स एंटर इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद एनिमल्स एंड पास ऑन इन्फेक्शन। जो मैंने आपको बताया कि ये फ्रूट बैट जो है
वो जो फल खाते हैं तो वो फल में उनकी लार लग जाती है, वो गिर जाते हैं फल। तो उन्हीं संक्रमित फलों को खा करके जो है लार लगा हुआ बाकी अन्य वन्य जीव भी संक्रमित हो जाते हैं तथा उनमें ये बीमारी के लक्षण उभरने शुरू होते हैं। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर आप ध्यान से देखें तो वन संपदा और वन्य जीव संपदा बहुतायत में है, और वहाँ अफ्रीकन सफारी के माध्यम से रोजी रोजगार का मुख्यतः साधन है। तो यदि कोई बीमार जो अफ्रीकन सफारी या फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, अगर कहीं देखते हैं कोई जानवर बीमार है तो वह उसको जो है अपने वेटरनरी क्लिनिक ले आते हैं ताकि उसका जो है समुचित इलाज कर सके। जब वो उठा के अपनी वैन में डाल रहे हैं तो वो भी इस प्रकार से जो है संक्रमित हो जाते हैं, और वह संक्रमण एक दूसरे बीमार जानवर से जो है मनुष्य में आता है, और एक दूसरे व्यक्ति को अगर वो टच करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट अगर हम पढ़ें तो प्राइमरी ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है, हैंडलिंग इन्फेक्टेड डेड और सिक एनिमल्स, जो मैंने आपको बताया कि बीमार या मृत व्यक्ति को जो है जंगल में जब वो पाते हैं तो अपने यहाँ दफनाने के लिए इलाज के लिए लेके आते हैं, तो वे स्वयं संक्रमित हो जाते हैं। इसके बाद डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड बैट्स, रेयर इवेंट होता है कि कई कई बार वो जो है डायरेक्ट किसी चमगादड़ के संपर्क में आ जाएं और वो चमगादड़ उनको काट ले या उनके ऊपर मूत्र कर दे, तो वो भी डायरेक्ट संक्रमित हो सकते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी ह्यूमन ट्रांसमिशन, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, यानी व्यक्ति से व्यक्ति की जो ट्रांसमिशन कैसे होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड, एक संक्रमित व्यक्ति जो है अगर उसका वो रक्त या ब्लड जो है किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा, या उस व्यक्ति का जो है वॉमिटिंग यानी कि उल्टी उस व्यक्ति पे गिर जाए, या उसका लार या थूक गिर जाए, या उसका मूत्र गिर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी फ्लूइड्स या सिक्रीशंस के थ्रू भी एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे स्वस्थ मनुष्य को भी संक्रमित बना सकता है, ठीक है। अगला है हाई ट्रांसमिशन रिस्क व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर और हैंडलिंग डेड बॉडीज, फ्यूनरल्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा संभावित अफ्रीकन कंट्रीज में रहती है कि जब कोई शव हो है या कोई मृत डेड बॉडी है, उसको जो दफनाने की जो प्रोसीजर होता है उसमें अगर लापरवाही बरता जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये तो मृत है या ये शव है, इससे क्या संक्रमण होगा, तो वो लोग जो है लापरवाही करते हैं, तो उस मरे हुए व्यक्ति से भी यह संक्रमित हो जाते हैं। और यह वायरस बड़ा ढीठ वायरस है, मैं आपको उसको चित्र के रूप में दिखाऊंगा कि यह रिजर्वायर या होस्ट के बाहर भी बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है, विषम परिस्थितियों में भी ये जिंदा रह सकता है। मैं आपको चित्र के माध्यम से आगे दिखाऊंगा। तो फिलहाल आगे चलते हैं। संचरण और संक्रमण के तरीके की ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। तो इबोला निम्नलिखित के सीधे संपर्क से फैलता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वह इबोला वायरस से संक्रमित है तो वो दूसरे व्यक्ति को किस मोड से फैलाएगा बीमारी। पहला है रक्त, संक्रमित व्यक्ति का रक्त अगर किसी के ऊपर गिर जाए, उसकी उल्टी गिर जाए, उसका मल गिर जाए, उसका लार या थूक गिर जाए, उसका मूत्र गिर जाए, या उसका पसीना गिर जाए, या उसका वीर्य गिर जाए, या धात्री महिला अगर स्तनपान से जो है दूध पिला रही है तो दूध के माध्यम से भी जो है वायरस ट्रैवल कर देता है। और आखिरी वाला है संक्रमित व्यक्तियों के मृत शरीर में। आपको बता चुका हूं कि जो मृत डेड बॉडी होती है या शव होता है, वो अगर वह संक्रमित व्यक्ति का संपर्क में आ जाता है तो वह स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमारी फैला सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि संक्रमित व्यक्ति अगर किसी चिकित्सालय में इलाज ले रहा है, और अगर इलाज लेते समय क्या होता है, जिस बिस्तरे पे वह सोया हुआ है तो वो बिस्तर भी दूषित हो जाता है। अगर उस स्वस्थ
व्यक्ति उस दूषित बिस्तर से या उसके कपड़े, संक्रमित व्यक्ति के कपड़े से या सुई से या दूषित जो सरफेस है जिस पे संक्रमित व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है, चाहे वो बीपी अपरेटस है, निडिल है, सिरिंजेस है, बेडशीट है, टॉवल है, तो वो इन सारी चीज़ों को वायरस के थ्रू संक्रमित कर देता है। और कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो वह भी संक्रमित हो सकता है। तो अगला है अस्पताल में होने वाले संक्रमण, या हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं कि कोई स्वस्थ व्यक्ति गया और वहाँ से बीमारी लेके आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन। आप लोग इसको गूगल करके पढ़िएगा जरूर। तो ये भी हो सकता है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति अस्पताल में गया और वह बीमार व्यक्ति के, जो संक्रमित व्यक्ति के बिस्तरे पे बैठ गया। बिस्तरे पे बैठने से ही वह संक्रमित हो सकता है, ठीक है। या उस पैन को इस्तेमाल कर सकता है जो संक्रमित व्यक्ति ने इस्तेमाल किया, उस पे उस व्यक्ति की लार लगी हो सकती है, थूक लगा हो सकता है, पसीना लगा हो सकता है, ठीक है। कुछ भी बॉडी का फ्लूइड लगा हो सकता है, या ब्लड लगा हो सकता है, या उस जो रोगाणु जो रहित सिरिंज है उसका अगर कहीं से टच हो जाता है, या मान लीजिए किसी जो इन्फेक्टेड व्यक्ति का जो है बीपी नापा गया हो, या स्टेथोस्कोप इस्तेमाल किया गया हो, या थर्मामीटर इस्तेमाल किया गया हो, और वह जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ में वह थर्मामीटर उसके मुंह में डाल दिया जाता है या आर्मपिट में लगाया जाता है, तो वह वायरस जो है उस थर्मामीटर के माध्यम से उस स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है। तो इसका एक नोट भी है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि इबोला वायरस तब तक दूसरों में नहीं फैलता जब तक कि किसी व्यक्ति में इबोला वायरल डिसीज के लक्षण और संकेत पूर्णतया विकसित न हो जाए। जब तक उसके साइंस और सिम्टम्स नहीं दिखाई देते तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमण नहीं दे सकता या प्रदान कर सकता, ठीक है। जब लक्षण आने लगते हैं तभी वह व्यक्ति दूसरे को संक्रमित कर सकता है। संक्रमण जो है जल्दी नहीं निकल के आता है जब तक लक्षण ना दिखाई दे। संक्रमित व्यक्ति लक्षणों के चरम काल के दौरान सबसे अधिक संक्रामक होते हैं, यानी कि जो वायरुलेंस होती है या इन्फेक्शन, यस जो बोलते हैं ना कि इन्फेक्शियस हो गया है, संक्रमण फैलाने के योग्य होता है जब लक्षण उसके व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के चरम काल पे यानी कि पीक पे होते हैं, तब वो सबसे ज़्यादा, ठीक है, इन्फेक्शियस होता है तथा ये विषाणु या रोगाणु को फैलाने में सक्षम हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं बता रहा था कि ये वायरस जो है बहुत ही खतरनाक वायरस है और ढीठ वायरस है, या होस्ट यानी कि या जो वाहक होते हैं उनके बाद ये वायरस कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। सूखा खून जो है 5 दिनों तक, ये ब्लॉटिंग पेपर पे अगर ब्लड का ड्रॉप अगर गिर जाए और वो सूख जाए तो सूखे हुए खून में भी ये वायरस 5 दिन तक जिंदा रहेगा। तरल खून जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली किट्स होती हैं, अगर उसमें ब्लड थोड़ा सा भी रह गया है तो ये 14 दिन तक उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन किट में या सिरिंज में जो है जीवित रह सकता है। प्लास्टिक, यहाँ मैंने मग दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आप इसको थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, बीपी अपरेटस, या जो हमारे नेबुलाइजर मशीन है उसमें भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादातर थर्मामीटर और बीपी अपरेटस वगैरह पे अगर ये वायरस लगा है तो यह 8 दिन तक जो है उस पर जिंदा रह सकता है। अगला है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो बेड साइड हमारी ट्रॉलीज होती हैं या बेड साइड जो स्टूल्स होते हैं, अगर उस पर कोई वायरस रह गया है तो वह स्टेनलेस स्टील पर भी 4 दिनों तक जीवित रह सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस किस माध्यमों से जो है इबोला वायरस नहीं फैलता। पहला है कि सर्दी जुकाम वाली अगर
जैसी हवा चल रही हो या कोल्ड मॉइस्चर वाली एरिया एयर चल रही है, तो उससे भी जो है कोई संक्रमण नहीं होता है। दूसरा है मच्छर काटने से। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति को मच्छर ने काटा है और वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को वही मच्छर अगर काट ले, तो उसके मच्छर काटने से भी ये वायरस नहीं फैलता, ठीक है। और अगला है बिना शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क के। अगर मेरे बगल में कोई व्यक्ति बैठा है और उसकी शरीर जो है मेरे शरीर से टच नहीं कर रहा है, ना तो उसका पसीना, ना उसका थूक लार या उसका कोई भी बॉडी फ्लूइड मेरे से टच नहीं कर रहा है, तो मुझे किसी भी प्रकार से इबोला वायरस का संक्रमण नहीं हो सकता है। और सामान्य सामाजिक संपर्क, यानी कि कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और हम उसको नमस्ते करते हैं, हाय बोल करके निकल जाते हैं, तो भी इस प्रकार से इबोला वायरस नहीं फैलता, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उष्मायन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का कितने दिन तक होता है और इसकी जो संचरणशीलता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो संक्रमणकारी जो मात्रा है, 10 या उससे कम वायरस भी अगर आप मान के चलें कि किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर 10 वायरस के कण या उससे भी कम कण अगर गिर जाते हैं, तो वह स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो सकता है और बीमार हो सकता है। और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः 2 से 21 दिन का होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड को ऐसे आप समझ सकते हैं कि वायरस शरीर में घुसा तो वो तुरंत बीमारी के लक्षण नहीं लाएगा। वह क्या करेगा, जो अपना आरएनए का जीनोम है वो होस्ट के सेल्स में घुसाएगा, वहाँ रेप्लिकेट करना शुरू करेगा और अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। वह जनसंख्या को इतना बढ़ा देगा कि साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं। तो घुसने के समय से साइंस और सिम्टम्स आना शुरू जो हो जाता है किसी भी बीमारी के लिए, तो उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड या उष्मायन अवधि कहते हैं, ठीक है। यूजुअली कॉमन तौर पे जो है 2 से 21 दिन होता है, लेकिन कॉमन तौर पे अगर आप देखें तो 8 से 10 दिन में किसी भी संक्रमित व्यक्ति में लक्षण, साइन और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। संक्रामकता की बात करें तो संक्रामकता लक्षणों की शुरुआत से ही होती है और वीर्य में वायरस की उपस्थिति के आधार पर 82 दिन या उससे अधिक समय तक रह सकती है, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड्स में अगर आप देखें तो हर बॉडी फ्लूइड्स में ये अलग अलग अवधि तक ये पाया जाता है। ब्रेस्ट में, मिल्क में अलग समय तक रहेगा, ठीक है। मुंह में जो लार होती है या सलाइवा होती है उसमें अलग समय तक रहता है, ठीक है। पसीने में अलग समय तक रहेगा। सीमेन में सबसे ज़्यादा ये 82 दिन तक नोट किया गया है लेबोरेटरी जांच के द्वारा, ठीक है। और सबसे आखिरी पॉइंट है, लक्षण शुरू होने से पहले कोई भी व्यक्ति संक्रामक नहीं होता है, न वो बीमारी फैलाने के योग्य होता है। जब तक उसके अंदर साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आ जाते वो संक्रामक नहीं माना जाता। तो आगे चलते हैं। संकेत और लक्षण, साइंस और सिम्टम्स। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीएचओ हैं, आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, तो ये सारे के सारे आपके टेबल पे कहीं ना कहीं लिखे जरूर होने चाहिए। एक सीएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनके बारे में जानकारी रखे और इसको नोट करके रखे। तो प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक लक्षण की जब बात करते हैं तो अर्ली जो सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं कि अचानक बुखार आना, ठीक है, या अत्यधिक कमजोरी या वीकनेस महसूस होना, सिर दर्द महसूस होना। किसी भी व्यक्ति को जो है अगर ये साइंस और सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना और गले में खराश होना, तो ये प्रारंभिक लक्षण जो है इस बीमारी के नोट हो सकते हैं। अचानक बुखार, अत्यधिक कमजोरी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश। और जैसे ही ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गुजरता है तो ये बाद के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। जब बीमारी आगे बढ़ती है तो सबसे पहला लक्षण निकल के आता है उल्टी का। उल्टी के बाद दस्त होते हैं, दस्त के बाद जो है त्वचा पे लाल लाल रंग के चकत्ते आते हैं, जैसे कि जो है
परप्यूरा आपने देखा हुआ है ना, ठीक है। तो परफ्यूरा के जैसे दिखाई देते हैं, बड़े हुए फूले हुए जो है ब्लिस्टर्स टाइप के दिखते हैं। फिर लाल आंखें, रेड आईनेस, आई में रेडनेस आ जाती है। मसूड़ों अथवा नाक से खून आना, ये लेट सिम्टम्स वाले हैं। मल या उल्टी में खून आना, ठीक है। वॉमिटिंग में या जो लूज मोशंस हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, उसमें भी खून आना शुरू होता है। कई कई बार सदमे में आदमी व्यक्ति चला जाता है और अंग अंग भी फैलता है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं शॉक। और ऑर्गन फेलियर में भी ये व्यक्ति जा सकता है। तो ये बाद के लक्षण हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपनी टेबल पे आप इसको लगा सकें। आगे चलते हैं। खतरे के संकेत जिनके लिए तत्काल रेफरल की आवश्यकता है, ठीक है। हर चीज एक सीएचओ ट्रीट नहीं कर सकता, उसको जो है सही नहीं कर सकता। तो अगर इस तरीके के साइंस एंड सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं तो रेफरल की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यदि निम्नलिखित लक्षण दिखाई दें तो एक सीएचओ को यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत संदिग्ध मामलों को विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट के पास या उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र ने या हायर हेल्थ सेंटर्स पे, चाहे वो पीएससी हो, चाहे सीएससी हो, चाहे डीएच हो, उस पर रेफर कर देना चाहिए या भेज देना चाहिए। गंभीर निर्जलीकरण, ठीक है। गंभीर निर्जलीकरण यानी सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। अनियंत्रित रक्तस्राव यानी कि अनकंट्रोल ब्लीडिंग अगर कहीं से हो रही है। चेतना में परिवर्तन यानी कि कॉन्शियसनेस में जो है या अल्टर्ड बिहेवियर हो रहा है या अल्टर्ड सेंसोरियम हो रहा है, चेतना में परिवर्तन है, व्यक्ति उल्टा सीधा बोल रहा है या आंखें नहीं खोल रहा है, ठीक है। सांस लेने में कठिनाई यानी प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, ठीक है। उस व्यक्ति को जो है सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो वो भी रेफरल का कारण बन सकता है। लगातार उल्टी यानी कि परसिस्टेंट वॉमिटिंग जो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसको रेफरल करिए आप। सदमा मैंने बताया, अगर पेशेंट आपको लगता है कि शॉक में जा रहा है, ठीक है, तो आप रेफर करिए। ऐठन यानी कि स्पाज्म होना या दौरे आना यानी कि सीजर आना, मिर्गी के जैसे झटके आना अगर दिखाई देते हैं उस संक्रमित व्यक्ति को, तो आप कोई भी रिस्क ना लीजिए, इसको तुरंत जो है निकटतम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से उठा करके आप पब्लिक हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे रेफर करिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये वायरस है, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स रखना बहुत ज़रूरी है कि ये वायरस कैसे मरता है, इसके लिए बचाव के कारण क्या हैं। तो पहला है अल्कोहल आधारित उत्पाद जो है 5.25% जो घरेलू ब्लीच से ये वायरस मर जाता है, या 1:10 या से लेकर के 1:100 का जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, अगर उसका इस्तेमाल 10 या अधिक मिनट के लिए किया जाए, जैसे कोई टॉवल किसी या कोई चीज संक्रमित व्यक्ति ने इस्तेमाल की थी, तो अगर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डालते हैं तो 10 मिनट में वायरस वो किल हो जाएगा। या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीच पाउडर का इस्तेमाल करने से भी वायरस मर जाता है। 3% एसिटिक एसिड की भी अगर हम बात करें तो भी ये वायरस मर जाता है। या 1% जो है ग्लूटाल्डिहाइड, ये डिसइंफेक्टेंट है सबसे अल्ट्रा मॉडर्न। तो 1% ग्लूटाल्डिहाइड इज फाउंड इफेक्टिव, ठीक है। अगर आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं तो इस वायरस को आप मारने में सक्षम रहेंगे। तो इबोला वायरस का जो भौतिक जो है फिजिकल, ये अगर हम देखें तो उसको कैसे मारा जा सकता है, तो मध्यम रूप से उष्मा अस्थिर यानी कि ये थर्मोलेबाइल होता है, और इसको जो है 60 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 60 मिनट तक अगर हम गर्म करें, या मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट हमने उस संक्रमित व्यक्ति पे इस्तेमाल किया हुआ है और उसको गर्म किया जा सकता है, मान लीजिए टंग डिप्रेसर है स्टील का, उसको हमने इस्तेमाल किया था, तो उसको अगर हम 60 मिनट यानी 1 घंटे तक 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो वो वायरस किल हो जाएगा। अथवा अगर हम उस
टंग डिप्रेशर को 5 मिनट में अगर उबाल दें तो 5 मिनट तक उबालने में ही वो वायरस किल हो जाएगा। अदरवाइज जो गामा विकिरण है, गामा रेडिएशन है, अगर हम बात करें तो 1.2 गुणा 106 यानी 106 रेट से लेकर के, ठीक है, 1.27 इंटू 106 रेट्स के द्वारा अगर हम उसको रेडिएशन देते हैं तो भी यह वायरस किल किया जा सकता है। अगला है यूवी अल्ट्रावायलेट विकिरण। ये जो है पार्शली संवेदनशील पाया गया है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि यूवी रेडिएशन से आप इस वायरस को जो है डील करने की कोशिश करें। तो फिलहाल ये था कीटाणुनाशकों के प्रति जो है, जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स थे उसके बारे में। आगे चलते हैं। निदान। निदान यानी कि डायग्नोसिस, ठीक है। निम्नलिखित प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से निदान की पुष्टि की जाती है। पहला है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर जो है हम लोगों ने कोरोना के समय में, या आप लोगों ने भी कोरोना के समय में इसका बहुत इस्तेमाल किया है, देखा है, ठीक है। एंटीजन पहचान परीक्षण जो है एंटीजन के माध्यम से, ये देखिए इबोला की जो है एंटीजन की किट मैंने आपको दिखाई हुई है, इसमें टेस्ट और कंट्रोल की लाइन आपको देखने को मिल रही होगी। तीसरा है एलिसा। एलिसा यानी कि एंजाइम्ड लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। इसके माध्यम से भी जो है हम इस वायरस की जांच करके पुष्टि कर सकते हैं। और सबसे आखिरी वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है, कहीं नोट करिएगा। नमूनों की जैव सुरक्षा संबंधित सख्त सावधानियों के साथ संभाला जाना चाहिए, ठीक है। जो भी सैंपल्स हैं उसको जो है प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन लेते हुए उनको हैंडल किया जाना चाहिए। अगर आप ग्लव्स नहीं पहने हैं, पीपी किट नहीं पहने हैं, तो इस प्रकार के सैंपल्स को हैंडल मत करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इलाज यानी कि ट्रीटमेंट, ठीक है। इबोला का कोई सरल घरेलू इलाज नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिए। यह किसी भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी या किसी अन्य द्वारा इसका इलाज संभव नहीं है, ठीक है। वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट है, वैक्सीन पे कार्य चल रहा है। इसमें जर्मनी भी लगा हुआ है और रशिया भी लगा हुआ है। तो रशिया अभी 2 दिन पहले न्यूज़ निकल के आ रही थी कि उसने काफ़ी हद तक इस वैक्सीन को डेवलप करने का मैकेनिज्म तैयार कर लिया है, लेकिन इसका अभी कोई प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो यह एक सूचना भर है जो आपको बता रहा हूँ। तो इसमें प्रबंधन में जो इलाज का जो है मैनेजमेंट मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, सहायक यानी कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट। आप इसको क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मुंह या से या नसों के माध्यम से तरल पदार्थ देना, यानी कि अगर वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, पसीना के माध्यम से या मल मूत्र के माध्यम से या उल्टी दस्त के माध्यम से वो, ठीक है, उसके शरीर से, संक्रमित व्यक्ति के शरीर से पानी निथर गया है, तो आप क्या देंगे, मुंह से ओआरएस दे देंगे। और नसों के माध्यम से जो है आपके पास रिंगर लैक्टेट है, डीएनएस है, 5% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज, जो भी गवर्नमेंट की सप्लाई है उसके माध्यम से आप ओरल चीजें देंगे और इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को संतुलित करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन सहायता। अगर उस व्यक्ति को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप ऑक्सीजन की सहायता दे सकते हैं। बुखार और दर्द यानी कि फीवर आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, तो बॉडी एक का या दर्द का प्रबंधन आप कर सकते हैं। हेडेक का भी हो सकता है। द्वितीयक संक्रमणों का उपचार, उसके साथ एसोसिएटेड जो है कई सारे सिम्टम्स भी निकल के आ सकते हैं, तो आप उसका भी जो है ट्रीटमेंट प्रदान कर सकते हैं। प्रारंभिक सहायक देखभाल से जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। जितना जल्दी उसमें साइंस एंड सिम्टम्स आ रहा है और जितना अर्ली आप लोग उसको
ट्रीटमेंट प्रदान कर दे रहे हैं। मान लीजिए बुखार शुरुआत में ही आपने पकड़ लिया, या उसको सांस लेने में तकलीफ थी, या उसके शरीर में डिहाइड्रेट हो गया था, पानी की कमी हो गई थी, तो आपने ओआरएस के माध्यम से या इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से उसको स्टेबल किया, तो उसके जीवित रहने की संभावना उस संक्रमित व्यक्ति की बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को नोट कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण। ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, आईपीसी इसको बोलते हैं। तो सीएचओ को आईपीसी के उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सबसे पहला है हाथों की स्वच्छता। आगे मैं बताऊंगा कि हाथों की स्वच्छता यानी हाथ धोने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या क्या होना है। तो ये दो तरीके से हम अपने हाथ को स्वच्छ कर सकते हैं। एक तो साबुन और पानी से हाथ धोया जा सकता है, दूसरा है अल्कोहल आधारित जो है सैनिटाइजर या हैंड रब्स आते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपी किट्स का उपयोग कर सकते हैं। पहला है दस्ताना, ग्लव्स है, मास्क लगा सकते हैं, गाउन पहन सकते हैं, फेस शील्ड या चश्मा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे इसको पिक्चर में भी दिखा दूंगा। सुरक्षित अपशिष्ट निपटान, तो बायोमेडिकल वेस्ट के रूल्स की गाइडलाइन मैं आपको कहूँगा, आप इंटरनेट पे गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। 2016 की जो गाइडलाइंस हैं और उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं 2020 और 22 में, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसका गाइडलाइन के अनुसार से उचित पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन करना शुरू करें। ठीक है, सॉइल्ड को किस में डालना है, ब्लड को किस में डालना है, प्लास्टिक को किस में डालना है, ठीक है, शार्प्स को किस में डालना है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरी सतहों का कीटाणु शोधन, जो इन्फेक्टेड सरफेसेस है उसको आप कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट का जो मैकेनिज्म है आपको पता होना चाहिए कि कोई इन्फेक्टेड है। मान लीजिए आपके बीपी ऑपरेटर्स पे ही जो है संक्रमित व्यक्ति ने छींक दिया और उसका लार या उसका थूक गिर गया, तो आप उसको जो है कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। और अगर वो संक्रमित व्यक्ति आपको लगता है कि हाँ ये पॉसिबली केस हो सकता है कि ये बिल्कुल इबोला का ही मरीज है, तो ये संदिग्ध आपको लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, तो उसको तुरंत जो है पृथक कर दीजिए। जहां भीड़ में बैठा हुआ है, आप उसको स्क्रीन पे रैसेस देख पा रहे हैं उस, ठीक है, या वो वॉमिटिंग कर रहा है, तो उसको तुरंत बाकी भीड़ से अलग कर दीजिए और उस तुरंत रेफर करिए। और अगर आप घर पे विजिट करने गए हैं तो बाकी लोगों को जो है उस संक्रमित व्यक्ति से दूर कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए। पृथक करना यानी कि आइसोलेट करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो मैंने आपको कहा था कि ये स्टैंडर्ड जो है प्रिकॉशंस जो आपकी जान बचा सकते हैं, एएनएम की जान बचा सकते हैं, आशा दीदी की जान बचा सकते हैं, या कई राज्यों में सहिया दीदी काम करती हैं या मितानिन काम करती हैं। तो एज ए सीएचओ आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आशा, मितानिन और सहिया दीदी लोगों को, या एएनएम जो आपके साथ में कार्य कर रही हैं, उनको इसके बारे में बताएं। पहला है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन यानी कि मैं आपको आगे विस्तृत रूप से बताऊंगा डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार कि कैसे हैंड हाइजीन यानी कि हाथ को धोना है। दूसरा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स जो है, इसमें आप दाहिने तरफ ऊपर देख पा रहे हैं पीपी एक सीएचओ पहन रही है, मास्क लगाया हुआ है, कैप है, ग्लव्स है, गाउन है, ठीक है, और फेस शील्ड है और गॉगल्स भी उसने लगाए हुए हैं। तीसरा है रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी हाइजीन आपको मेंटेन करना है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसको छींक आ रही है तो उसको टॉवल का या हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। और अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप मास्क लगा के रखिए। कोई दूसरा संक्रमित व्यक्ति छींक रहा है तो उसको, जैसे हम लोगों ने कोरोना में बाजू में छींकने के लिए कहा था, अगर उसके पास मास्क नहीं है या वो टॉवल नहीं लाया है या हैंडकरचीफ नहीं लाया है। ठीक है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज फ्रॉम सार्प्स। सार्प्स में मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अगर आप लोगों ने एनकॉस के लिए क्वालिफाई किया होगा या तैयारी कर रहे होंगे,
अगर आपने चेकलिस्ट पढ़ा होगा तो उसमें निडल स्टिक इंजरी का निकल के आता है। सबसे ज़्यादा सीएचओ बंधुओं को निडल स्टिक इंजरी होती है, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो अपने आप को दूसरे व्यक्तियों की बीमारी से संक्रमित कर बैठते हैं। ठीक है, तो ये निडल स्टिक इंजरी ना हो तो सेफ हैंडलिंग ऑफ जो है शाफ्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सेफ हैंडलिंग ऑफ पेशेंट केयर इक्विपमेंट्स जो पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस उन इक्विपमेंट्स को खासतौर पे थर्मामीटर, बीपी अपरेटस, स्टेथोस्कोप, उनकी जो है सेफ हैंडलिंग यानी कि सुरक्षित आपको हैंडलिंग आना चाहिए। उसको डिसइंफेक्ट कैसे करना है, साफ कैसे करना है, नेबुलाइजर का मास्क है, ऑक्सीजन का मास्क है, आप लोगों को साफ करना आना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्सिस यानी कि एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए क्या क्या डिसइंफेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से मॉडर्न मेथड्स हैं और कैसे साफ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और सातवां बहुत महत्वपूर्ण, एनवायरमेंटल इन्फेक्शन कंट्रोल, वातावरण में जो है आप इन्फेक्शन और ना फैलाएं, तो इसके लिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को आप बताएं कि आप पब्लिक प्लेसेस पे न थूकें, लार न टपकाएं, या ठीक है छिनकना नहीं है। नेजल के थ्रू भी, फ्लूइड्स के थ्रू भी वो वायरस ट्रैवल करता है। पसीना आए तो पसीने को पोंछते रहें, दूसरे व्यक्ति से दूर बैठें। तो ये फिलहाल के लिए था स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस द की कंपोनेंट्स। आगे चलते हैं। सामुदायिक जागरूकता जो है संदेश, एक सीएचओ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि सीएचओ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल एज अ ब्रिज बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। एक सीएचओ एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वह समुदाय के लोगों को और स्वास्थ्य जो सुविधाएं प्रदान करने वाला जो स्वास्थ्य सरकारी महकमा है, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समन्वय के बीच में वो काम करता है, एक बहुत बड़े पुल का काम करता है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ को समुदायों को निम्नलिखित के बारे में शिक्षित करना चाहिए। नहीं करेंगे या शिक्षित नहीं करेंगे तो यह लक्षण की रिपोर्टिंग आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आरंभिक लक्षणों की शीघ्र रिपोर्टिंग जब आप समुदाय को बताएं तो आरंभिक लक्षणों की शीघ्र रिपोर्टिंग आपको नोट करने को मिलेगी। आरंभिक लक्षणों की शीघ्र रिपोर्टिंग में अगर किसी व्यक्ति को, मैंने बताया था अर्ली सिम्टम्स नोट हो रहे हैं, उसको आप देख पा रहे हैं कि इसको अर्ली सिम्टम्स, अचानक से सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, बदन दर्द हो रहा है, फीवर आ जा रहा है अचानक से, तो ये आरंभिक जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से बचना, ठीक है, इसके बारे में आपको जनता को जागरूक करना पड़ेगा, समुदाय विशेष को सभी को बताना पड़ेगा, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, छोटे बच्चे हों। तो इसमें आप जो है सहयोग ले सकते हैं, किसका, टीचर्स का ले सकते हैं जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, ग्राम प्रधान का, ग्राम पंचायत सदस्यों का आप ले सकते हैं। ठीक है, और उनका इस्तेमाल करते हुए लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि एक दूसरे से चिपक के ना बैठे, ठीक है, और किसी भी व्यक्ति के उल्टी से बचें, लार से बचें, उसके पसीने से बचें, ठीक है, उसके मूत्र से बचें। सुरक्षित देखभाल प्रथाएं जो व्यक्ति को, जैसे हम लोग कोरोना में, ठीक है, 3 गज की दूरी या 3 फीट की दूरी हम लोगों ने बनाया था ना कि रेलवे की टिकट लेना है तो 3-3 फीट की दूरी पे हम लोग रुकेंगे। तो ये सुरक्षित देखभाल यानी कि प्रिकॉशनरी हेल्थ वाली जो हैबिट्स हैं उसको डेवलप करने के लिए आपको समुदाय को जागरूक करना पड़ेगा। खास तौर पे, ठीक है, बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोना। आप स्कूल में जाइए, बच्चों को बताइए कि किस तरीके से साइंटिफिकली, यानी कि आगे जो मैं दिखाऊंगा उस तरीके से आपको हाथ धोना है। सुमन के निमोनिक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई। ठीक है, सुमन के
इस तरीके से हाथ धोना है। बच्चों को बताना है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है तथा शौच से आने के बाद साबुन से हाथ धोना है। ठीक है, अफवाहों और भ्रम से बचना है। जनता को आप बताइए कि किसी भी प्रकार की अफवाह से और भ्रम की स्थिति से बचें। ठीक है, कोई भी बीमारी फैलती है, हम लोगों ने कोरोना के समय में देखा कि लोगों ने आक्षेप लगाना शुरू कर दिया था, अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था। ठीक है, कोरोना के बारे में। तो इस तरीके की अफवाह भ्रम की स्थिति आपके समुदाय में न फैलने पाए। ठीक है, शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदान करना। अगर किसी व्यक्ति को आपको जानकारी में आता है कि इसको जो है चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है तो आप विजिट करिए, पर्सनली जाइए, पर्सनली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स गियर पहन के जाइए या वहाँ जाके थोड़ी दूर पे पहन लीजिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए और जितना यथासंभव हो चिकित्सीय सहायता प्रदान करिए। यदि आपके कंट्रोल के बाहर है तो आप अपने उच्चतर अधिकारी, चाहे पीएससी के एमओआईसी हैं, चाहे सीएससी के एमओआईसी हैं, ठीक है, उनसे बात करिए। आप अपने पास एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं उनका नंबर नोट करके रखिए, हेल्पलाइन का नंबर नोट करके रखिए 108 102 का। ठीक है, और रेफरल का मैकेनिज्म आप अपना बना करके रखिए। तो ये सामुदायिक जागरूकता का कार्य केवल केवल आप कर सकते हैं और आप इसमें जो है अन्य लोगों का, जैसे मैंने बताया, सहयोग लीजिए। ठीक है, खासतौर पे अगर आप ग्राम पंचायत सदस्यों का सहयोग लेते हैं, शिक्षकों का ले सकते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का ले लीजिए, आंगनवाड़ी में कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका का ले लीजिए। ठीक है, आशा बहनों का ले लीजिए, एनएम का ले लीजिए। इन सबको जो है इनके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताइए और जनता को जागरूक करिए। चलिए आगे चलते हैं। हाथ की स्वच्छता, मैंने बताया कि अगर आप हाथ की स्वच्छता अगर मेंटेन कर रहे हैं और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो आप इस वायरल डिसीज से या किसी भी वायरल डिसीज से, इबोला की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वायरल डिसीज से आप बचे रह सकते हैं। तो नियमित रूप से हाथों की स्वच्छता करते रहिए। साबुन और पानी से हाथ धोना आप स्वयं भी शुरू करिए। अपने साथ काम करने वाली एएनएम और आशा दीदी को उसके बारे में बताइए। जहाँ भी आप जा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो उनको भी हाथ धोने के बारे में बताइए। जब आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आप बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और आपके हाथ पर खून या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ लगे होने या शौचालय का उपयोग करके आप आए हैं तो 40 से 60 मिनट तक आप साबुन और पानी से हाथ धोइए। ठीक है, अगला है हाथों को अल्कोहल युक्त घोल या सैनिटाइजर या हैंड रब, आजकल कमर्शियल आ रहे हैं, तो उनसे भी अगर आपको लगता है कि हाथ तो गंदा नहीं है लेकिन भाई बहुत सारे मरीजों को हमने छुआ है तो हमको सैनिटाइज करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप सैनिटाइजर से जो है 20 से 30 सेकंड तक प्रचुर मात्रा में सैनिटाइजर लीजिए और उसको खूब अच्छे तरीके से अपने हाथों पर रगड़िए। तो सैनिटाइजर जो है सैनिटाइज कर देगा, को किसी भी प्रकार के विषाणु, जीवाणु, रोगाणु से आपको प्रिवेंट करेगा। अगला है सर्जिकल हैंड स्क्रब, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आप जो है सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये हाथ की स्वच्छता के बारे में था। आगे चलते हैं, हाथ को स्वच्छ बनाने के चरण। ठीक है, ये मैंने आपको सुमन के बताया था। देखिए, पहला बिंदु में आप सैनिटाइज लीजिए। ठीक है, गीले पानी से हाथ करके उसमें सैनिटाइज लीजिए, सैनिटाइजर या लिक्विड सोप ले लीजिए जो भी है, तो उनको पाम टू पाम रगड़िए। दूसरा जो है पाम के ऊपर दूसरी पाम रख करके रगड़िए, उसको बोलते हैं सीधा के बाद उल्टा, उल्टा के बाद पाम टू पाम रगड़िए। चौथे पॉइंट में फिर नकल्स को रगड़िए आपस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए। ठीक है, मुट्ठी बोलते हैं जिसको। फिर अंगूठा को रगड़िए, फिर नाखून को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के रगड़िए। फिर आखिरी में कलाई को रगड़िए। कलाई को रगड़ने के बाद जो है एल्बो टैप से खोलते हुए रनिंग वाटर से अपना हाथ धो लीजिए। ठीक है, सिंगल यूज सैनिटरी टॉवल है तभी आप उससे अपना हाथ पोंछिए, वो भी स्टेराइल होनी चाहिए। सिंगल यूज स्टेराइल टॉवल है
तो हाथ पोंछिए। अगर आपके पास सिंगल यूज स्टेराइल टॉवल नहीं है तो आप एल्बो टैप को कोने से मार के बंद कर दीजिए और अपने दोनों हाथों को एयर ड्राई कर दीजिए, यानी हाथों को दोनों को हवा में रखे रहिए और उस जब तक सूख न जाए तब तक हवा में खड़े रखिए। जब सूख जाता है तब आप किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मैंने बताया कि 40 से लेके 60 सेकंड तक इसमें लग सकते हैं अगर आप सही तरीके से करें तो। अगला है 5 मूवमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन। आपके जो 5 मूवमेंट्स होते हैं, पहला है बिफोर टचिंग अ पेशेंट। पेशेंट को छूने से पहले आपको जो है क्या करना है, हाथ धोना है, ठीक है। दूसरा है बिफोर क्लीनिंग और एसेप्टिक प्रोसीजर। मान लीजिए किसी पेशेंट का घाव आप साफ करने जा रहे हैं तो आपको जो है साबुन से सुमन के इस्तेमाल करते हुए हाथ धोना है, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। तीसरा क्या है, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। अगर उस व्यक्ति का ब्लड या उसका पसीना या उसके थूक या लार आपके हाथ पे गिर जाती है, या यूरिन का बैग खोल रहे हैं, यूरिन ही गिर जाता है आपके हाथ के ऊपर, तो बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर के बाद भी आपको सुमन के जो निमोनिक्स है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको अपना हाथ धोना है। इसमें 60 सेकंड का अंतराल लगेगा। इसमें कोताही न बरतिएगा, जल्दबाजी में कोई भी स्टेप आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। चौथा है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। अगर आपने किसी भी पेशेंट को छुआ है तो पेशेंट को छूने के बाद भी आपको सुमन के इस्तेमाल करते हुए हाथ धोना है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स। लोगों को लगता है कि हमने मरीज को तो छुआ ही नहीं, लेकिन हम पेशेंट की सराउंडिंग्स, जो बेड साइड ट्रॉली रखी हुई है, ठीक है, या उसका हमने पिलो चेंज किया, पिलो कवर चेंज किया, बेडशीट चेंज किया, तो भी हमको जो है संक्रमण होने का 100% चांस रह सकता है। इसलिए हमको पांचवा जो है स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि पेशेंट सराउंडिंग छूने के बावजूद हमको अपने हाथों को सुमन के निमोनिक्स के अनुसार हाथ धोना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला है शार्प और अथवा जो नुकीली चीजों से सुरक्षा। खासतौर पे जो है निडल स्टिक इंजरी की मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। निडल स्टिक इंजरी सीएचओस के लिए बहुत घातक होते आई है। काफी सारे सीएचओ से मैं मिला हुआ हूँ और पर्सनल उनका एक्सपीरियंस मैंने लिया है। तो वो अक्सर जो किसी पेशेंट को जैसे ही सिरिंज लगा करके निकल रहे होते हैं, कोई बच्चा या कोई दूसरा मरीज वहाँ बगल से गुजरता है और वो क्या करता है, हल्का सा धक्का देके चला जाता है और उनको जो है निडल स्टिक इंजरी हो जाती है। या कई कई बार मरीज को सुई निकालने के बाद वो उस मरीज को छींक आ जाती है या सीएचओ को छींक आ जाती है, तो वो निडिल उनका दस्ताना फाड़ करके उनको चुभ जाती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरीके से जो है आप निडिल स्टिक इंजरी से बच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए किसी डायरी में। जीवन पर्यंत आपके सीएचओ को काम में आएंगे। तो पहला है सुई अथवा नुकीली चीजों का इस्तेमाल सीमित करें। एज फार एज कंसर्न, ठीक है, आप अपना नुकीली चीजें या सिरिंज का इस्तेमाल कम करना सुनिश्चित करें, ठीक है, सीमित कर दें। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना ठीक नहीं है। दूसरा है सुइयों पर कभी भी ढक्कन ना लगाएं, ठीक है। अक्सर लोग जो है इसी स्टेप को करते समय में ढक्कन में जब सुई डाल रहे होते हैं तो ढक्कन का और सुई का डिस्टेंस उनको जो है नहीं समझ में आता। कई कई बार प्रेसबायोपिया की वजह से उनको तो ये महसूस होता है कि हम ढक्कन में डाल रहे होते, लेकिन वो ढक्कन से आगे जाकर के वो दस्ताने में फाड़ते हुए सुई जो है सीएचओ को लग जाती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुइयों पर कभी भी ढक्कन ना लगाएं। तीसरा है इस्तेमाल की गई सुई का मुंह शरीर के किसी भी हिस्से की ओर न करें। अपने शरीर की ओर ना करें, क्योंकि आपको नहीं तो सामने वाले को छींक आ सकती है या झटका लग सकता है या कोई व्यक्ति बगल से गुजर सकता है तो वो धक्का देके आपको शरीर के आपको हाथ को हिला सकता है। तो वो उस अगर आपका सुई का मुंह आपके शरीर की तरफ होगा तो आपके उस अंग को
वो भेज देगा, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, चाहे पेट की तरफ ही क्यों ना हो। तो अवे फ्रॉम बॉडी जो है डायरेक्शन रखनी है किसी भी निडिल की, ठीक है। अगला पॉइंट है इस्तेमाल की गई सुइयों को सिरिंज से ना निकालें। अगर आपने किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दिया है तो सिरिंज में से निडिल निकालने की कभी भी कोई गलती ना करें, ठीक है। ना तो उसको कैप लगाना है, ना उनको हाथ से हिलाना है। कई कई बार लोग तोड़ने की या मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा भी मत करिए, ठीक है। सिरिंज या सुइयों को दोबारा इस्तेमाल कभी ना करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यू ने बहुत सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कहा है कि किसी भी सीएचओस को सिरिंजेस की कमी नहीं होने दिया जाएगा। तो आप जो है एक सिरिंज को एक ही काम में इस्तेमाल करें और सुइयों को या सिरिंजेस को दोबारा इस्तेमाल ना करें। एक सिंगल यूज के बाद उनको जो है, ठीक है, छेद रोधी डिब्बों में फेंक दें। छेद रोधी के यानी कि मैं पंचर प्रूफ कंटेनर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने पिक्चर में दिखाया है कि सुइयों को कभी भी जो है जबरदस्ती पंचर प्रूफ कंटेनर अगर वो भरा हुआ है तो उसमें ना डालें, ठीक है। और डिब्बों को इस्तेमाल की जगह पे रखें जहां आप सुई लगा रहे हैं किसी पेशेंट के, उसके पास में रहें, ताकि दूर आपने बेसिन के पता चला कि बेसिन के नीचे आपने जो है पंचर प्रूफ कंटेनर रखा हुआ है और आप यहाँ अपनी चेयर से जाकर के वो बेसिन के नीचे उस पंचर प्रूफ कंटेनर में जा रहे हैं, तब तक रास्ते में, ठीक है, कोई बच्चा दौड़ के गया और आपको जो है झटका लगा और आपको वो सिरिंज से निडल लग के निडल स्टिक इंजरी हो गई। तो इस तरीके की गलती ना करें। दूसरा है डिब्बों को एक कमरे से दूसरे कमरे में ना ले जाएं, ठीक है। पता चला एक जगह एक कमरे में वैक्सीनेशन चल रहा है तो वो डब्बा वहां इस्तेमाल हो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद जो है सीएचओ ने अपने यहाँ मंगा लिया। तो इस तरीके का काम ना करें। जहाँ पॉइंट ऑफ यूज है, अगर ईएनएम टीकाकरण सत्र कर रही है तो वो अपना पंचर प्रूफ कंटेनर अपने पास रखे, और सीएचओ अगर किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं, चाहे वो दर्द का डिक्लोफिनेक हो या एसिलोफिनेक हो, ठीक है, या कोई इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं, तो अपने पास भी एक पंचर प्रूफ कंटेनर रखें। और सबसे आखिरी पॉइंट, ये जब ये डब्बे जो पंचर प्रूफ कंटेनर 3/4 भर जाएं तो उनको नए से बदल दें, ठीक है। पुराना वाला उसको भेज दें बायोमेडिकल वेस्ट की एजेंसी के पास, जो आपकी सीएससी पीएससी पे एमओयू हो रखा है, तो वो संस्था वाले, ठीक है, इस पंचर प्रूफ कंटेनर को ले जाएंगे और आपको एक नया खाली वाला दे जाएंगे। तो ये था सारा पता नोकीली चीज़ों से सुरक्षा। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए डायरी में। ये आपकी जीवन रक्षक चीज के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है। ये आपके जीवन पर्यंत काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की भूमिका। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स या आयुष्मान सेंटर्स की इसमें क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सभी जो है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है एनएचएम के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण है। सस्पेक्टेड जो केसेस है उसकी स्क्रीनिंग करना है, सामुदायिक निगरानी करना है कि आप सभी जगह पे लोगों को जागरूक करके रखें कि इस तरीके का कोई केस निकल के आ रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बताएं, ठीक है। संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग करना है, सामुदायिक निगरानी आपको करनी है। फिर अगला है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा यानी मैंने बताया कि हेल्थ एजुकेशन के बारे में आप लोगों को जागरूक करें, हाथ धोने के बारे में, खाना खाने से पहले, ठीक है, शौच करने के बाद हाथ धोना है, ठीक है, कैसे समय पे नहाना है, ठीक है, साफ सफाई रखनी है, नाखून बड़े नहीं रखने हैं, बाल ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं, समय समय पे टीकाकरण करवाना है, ठीक है। तो ये हेल्थ एजुकेशन है। दूसरा है रेफरल समन्वय, ठीक है। गांव में अगर किसी की तबीयत खराब हो जा रही है तो आपसे वो समन्वय करें कि उस व्यक्ति को रेफर किया जा सके। उसका रेफरल का जो समन्वय आपको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति निकल के आ रहा है तो उसकी ट्रेसिंग से सहायता प्रदान करने की आपकी ज़रूरत है।
एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो 4 लोगों के संपर्क में आया, तो कौन कौन से जो है 4 लोग थे, और वो उनकी स्क्रीनिंग कैसे की जाएगी, और उनके अंदर में कोई साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, वो तो इन्फेक्टेड नहीं हो गए हैं, तो ये भी काम आपको एज ए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे रहते हुए करना पड़ेगा। और सबसे आखिरी बात, आपके साथ जो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा का दायित्व भी है। आपके साथ जो है, हो सकता है एक एएनएम हो, या आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर बड़ा है तो 2 एएनएम की भी अपॉइंटमेंट हो सकती है, या सहिया या आशा या मितानिन की जो पोस्टिंग आपके साथ की गई है, तो उनकी भी स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ठीक है, पूर्णतः तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से आपके पास भी जिम्मेदारी दी गई है। उनको भी जो है इन सारे बीमारियों के बारे में आप अवगत कराइए। ये बीमारी के लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। समुदाय में वो लोग आशा और मितानी, नियनम और सहिया अगर जा रही हैं, तो उसके क्या मैसेज लेके जाएं, ठीक है। और एक डेवलप करिए एक मैकेनिज्म अपना, ठीक है, इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस का, कि आईसीडीएस के साथ में, टीचिंग के साथ में, एजुकेशन के साथ में, ग्राम पंचायत के साथ में आप समन्वय वाली जो है बैठक करें कन्वर्जेंस की। और अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, आप उनको बीमारियों के बारे में बताएं, हाथ धोने के बारे में बताएं, और सुरक्षित रहने के और पीपीई किट्स के इस्तेमाल के बारे में बताएं। तो ये थी आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे कार्य कर रहे हैं। आगे चलते हैं, इबोला की रोकथाम। ठीक है, ये इबोला वायरस मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये इबोला वायरस है, मैं बताया है कि बहुत डीट वायरस है। तो इससे बचने के जो निवारक उपाय हैं, नियमित रूप से हाथ धोना पहला वाला है, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से बचना। दूसरा है मरीजों की देखभाल करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपी का ई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो किट है उनका उपयोग करना, और सुरक्षित अंतिम संस्कार करना। मैंने बताया था कि शव ले जाते समय जो है प्रिवेंशन लेना है, प्रिकॉशंस लेना है। दफनाने या जलाने समय उनको छूना नहीं है। समुदाय के सभी व्यक्तियों को बताना है कि शव से दूर रहें, उनको बार बार ना छुएं। अगर छूना है तो ग्लव्स और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन के ही छुएं। मृत जानवरों को छूने से बचना है, ठीक है। लोगों को इसके बारे में आप जागरूक रहिए कि हो सकता है संक्रमित व्यक्ति से उस जानवर में भी संक्रमण आ गया हो, तो मृत जानवरों को भी छूने से बचने के लिए आपको जनता को और जागरूक करना पड़ेगा और स्वयं इसका पालन करेगा। शीघ्र अलगाव और सूचना देना, यदि कोई संक्रमित पॉसिबल सस्पेक्टेड केस आता है तो शीघ्र अलगाव मतलब कि अर्ली आइसोलेशन करना है, और अब सूचना देना है। सूचना किसको देंगे आप? इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस की जो प्रोग्राम चलता है आपके यहाँ, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर या एपिडेमियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, हर जनपद में है भारत के। तो उसमें आईडीएसपी सेल बना हुआ है, तो आईडीएसपी सेल को आप इस सस्पेक्टेड केस के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सीएचओ के लिए महत्वपूर्ण संदेश, संभावित केस का जल्दी पता लगाना, संक्रमण नियंत्रण करना और सामुदायिक जन स्वास्थ्य के लिए जन जागरूकता करना इबोला के खिलाफ सबसे बड़े शक्तिशाली हथियार है। ठीक है, और समय पर कार्यवाही, परामर्श और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों के माध्यम से प्रकोप या आउटब्रेक को रोकने और समुदाय की रक्षा करने में सीएचओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। तो मैंने ये आपको बताया कि अर्ली डिटेक्शन होना है, ठीक है, इन्फेक्शन और प्रिवेंशन और कंट्रोल करना, और जनता में अवेयरनेस क्रिएट करना या जागरूकता करना, ये सीएचओ के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। आगे चलते हैं, भारत में निगरानी गतिविधियां, कि भारत में चूंकि ये वर्ल्ड वाइड डब्ल्यूएचओ ने इसको अलार्म घोषित किया हुआ है, एक रेड अलर्ट है,
तो भारत में इबोला वायरस रोग ईबीडी का मामला सामने आने की स्थिति में की जाने वाली निगरानी गतिविधियां। ठीक है, वर्तमान में भारत में इबोला वायरस रोग आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं है। 2 सस्पेक्टेड केस नोट किए गए थे, एक बेंगलुरु में, ठीक है, और एक गुजरात में। ये कल की रिपोर्ट है, 26 मई, ठीक है, 2026 तारीख तक ये आया था कि ये सस्पेक्टेड केस हैं, और ये बेंगलुरु में और गुजरात में नोट किए गए हैं, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑफिशियली इंडिया में या भारत में इबोला वायरस का आधिकारिक तौर पर कोई भी मरीज नहीं पाया गया है या रोग दर्ज ही नहीं है। ठीक है, यदि देश में ईवीडी से महामारी विज्ञान के आधार पर संबंधित कोई संभावित मामला सामने आता है तो संबंधित जिला निगरानी इकाइयाँ, यहाँ डीएसयू यानी डिस्ट्रिक्ट सर्वेलांस यूनिट या आईडीएसपी, इन मामले या मामलों तथा संपर्क का अलगाव, आइसोलेशन, संपर्क की ट्रेसिंग यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और प्रयोगशाला परीक्षण करेंगे। तो अगर सस्पेक्टेड कोई केस निकल के आता है तो सस्पेक्टेड केस का आइसोलेशन करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना कि वो किस किस व्यक्तियों से मिला था, और सभी व्यक्तियों का जो है प्रयोगशाला परीक्षण यानी लेबोरेटरी टेस्ट करना सुनिश्चित करेंगे। अगला है प्रत्येक संभावित अथवा संदिग्ध मामले को क्या है प्रकोप यानी कि आउटब्रेक माना जाएगा, और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अथवा जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अथवा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, और पशुपालन और डेयरी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन सब के जो विशेषज्ञ हैं इन लोगों ने क्या किया हुआ है, एक ज्वाइंट, ठीक है, रेस्पॉन्स टीम बनाई है, उसका नाम है नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम। इसको हिंदी में कहा गया है राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आगे अपना कैरियर बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो है एब्रीवेशंस ये पूछे जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो नेशनल जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन की आउटब्रेक रिस्पांस टीम है, इसकी तैनाती की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट कंट्रोल और क्लाइमेट चेंज के तहत, माफ करिएगा। तो ये एनजेओआरटी की जो टीम है ये बनाई गई है सभी विभागों से विशेषज्ञों को लेते हुए, ताकि किसी भी प्रकार की आउटब्रेक को रोका जा सके तथा इस बीमारी को फैलने से स्थिर किया जा सके। ठीक है, अब ये जो एनजेओआरटी है नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम, इसमें आईडीएसपी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रोल निभाएगी। आईडीएसपी वाले डेली रिपोर्टिंग करेंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की कोई आउटब्रेक नोट किया गया है, कोई सस्पेक्टेड साइंस और सिम्टम्स वाला कोई सस्पेक्टेड केस तो नहीं आया है, तो उसको आइसोलेट करके, ठीक है, उसकी लेबोरेटरी टेस्ट करा करके उसकी रिपोर्ट अपलोड करेंगे कि वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। तो इसके लिए एक आपातकालीन संचालन केंद्र जिसको कहा जाता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन, ये बनाया गया है PHEOC। तो ये आईडीएसपी, एनसीडीसी और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ये सब मिलके नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम को रिस्पांस करेंगे और किसी भी संभावित आउटब्रेक को रोकने के लिए कार्य करेंगे। तो ये थी भारत में निगरानी गतिविधियां। आगे चलते हैं। आगे का मैसेज यही है कि बीते हुए कल की आप कदर करें, क्योंकि हम लोग कोरोना से निकल के आए हैं। डेडली बीमारी थी जिससे हम सभी लोग निकल के आए।
और अलग अलग बीमारियां भविष्य में भी आते रहेंगी। तो हम बेहतर कल के लिए काम करेंगे। तो इसी मैसेज के साथ जो है मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। मेरा चैनल यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो या इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है या किसी और विषय पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये CHO बंदों के लिए स्पेशली मैंने बनाया हुआ है। आशा कार्यकर्तियों की सुरक्षा के लिए मितानिन बहनें हैं और सैया बहनें हैं तथा ENM जो हमारी फील्ड में काम कर रही हैं, उन सब के लिए मैंने ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया है। तो उसको कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेलो CHO से रिक्वेस्ट है कि दूसरे CHOs को भी इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और इसी से संबंधित मैंने इंग्लिश में भी इसी सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।